हेलो एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज डॉक्टर दीक्षा। मैं हूं आपकी फैकल्टी फॉर पीडब्ल्यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एंड वेलकम टू अनदर वन शॉर्ट सेशन जहां पे हम इंग्लिश इन इंडिया के यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ दोज यूनिट्स इन योर सिलेबस जो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है, थैंकफुली थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल है। इसमें हम ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट डिबेट्स करेंगे, कमिटीज जो एजुकेशन के लिए बिठाई गई थी, स्टार्टिंग विथ योर मैकॉलेज टू Charles Grant to Macaulay's to Wood's Dispatch to your Abbott Commission, etc., Wardha Scheme of Education, etc., and establishment of इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी सेटअप करी गई थी इंडिया में। एंड इसकी अगर मैं वेटेज की बात करूं तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं, वो 3 का 4 हो सकता है, बट 2-3 क्वेश्चंस यूजुअली कम एंड इट्स एन इजी टॉपिक, इट्स अ प्रेडिक्टेबल टॉपिक कंपेयर टू जो हमारा सिलेबस है इतना ज्यादा वाइड, उसके मुकाबले ये टॉपिक काफी इजी है। सो फटाफट से इसको करते हैं ना। हमारे जो मैं जो पढ़ाती हूँ आपको पीपीटी, उसके क्लास नोट्स आर अवेलेबल इन द पीडीएफ format on pw.live एंड पीडब्ल्यू एप्लीकेशन। हमें आपको जाना है वहां पे बैच टाइप पे, आपको फ्री बैचेस सिलेक्ट करना है। वंस यू सिलेक्ट फ्री बैचेस, वहां पे आपको एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद आपको सारे लेक्चर्स, सारा पीडीएफ पीपीटी सब इकट्ठे एक ही जगह पे मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। नाउ इंग्लिश इन इंडिया जो है, ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, सेटअप करी गई थी इंडिया में, ट्रेड के बहाने वो लोग आए थे, बट उनका मन था कि नहीं बहुत अच्छा कंट्री है, यहाँ थोड़ा सा लंबा बिता के जाएंगे। तो दे स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल ओवर इंडिया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ट्रेड के बहाने आए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे टेक ओवर किया, मिशनरीज को लेके आए कन्वर्जन के लिए, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किया। एंड ऑब्वियसली आज भी हम लोग कॉलोनियल लेगेसी के अंडर रह रहे हैं। हमें ही देख लो, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज के बिना हमारा सब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज बोथ अ गिफ्ट and kind of like a blessing in disguise and maybe a bane in disguise, blessing and a boon both आप बोल सकते हो। Now, East India Company जो है, it received its charter from Queen Elizabeth I in 1600 and British interest initially जो था it was commercial, but धीरे धीरे वो लोग अपना पावर एक्सपैंड करते गए। एंड इंग्लिश एजुकेशन का जो शुरुआत हुआ है, एकदम से मैकॉलेज मिनट्स आए और सब चेंज हो गया, नहीं, बहुत टाइम से डिबेट चल रहा था कि भैया एंग्लिसिस्ट जीतेंगे या ओरिएंटलिस्ट जीतेंगे। सो यू वुड नो दिस कि बहुत सारे ब्रिटिश स्कॉलर्स आए थे इंडिया। इनिशियली जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटेन से लोग आए थे, दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन सिविलाइजेशन। उनको पता चला था कि हमारा इतना ज्यादा रिच ट्रेडिशन है, संस्कृत टेक्स्ट पढ़ते थे, पर्शियन टेक्स्ट पढ़ते थे, मुगल एरा से लेके वैदिक एरा तक उन्होंने ट्रांसलेशन का जिम्मा उठाया था। एंड दे वर द वंस हु वर कॉल्ड एज ओरिएंटलिस्ट। सो दे वर इन फेवर ऑफ, दे सपोर्टेड वर्नाक्यूलर एजुकेशन। वर्नाक्यूलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस में एजुकेशन वो चाहते थे, क्योंकि जनता मोर और लेस, काफी जनता अनएजुकेटेड ही थी, काफी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड थी। दे न्यू हाउ टू स्पीक, दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट। रिटन वाली जो बात थी, दैट वाज वो ब्राह्मण और क्षत्रिय और पर्टिकुलर अपर क्लास और अपर कास्ट लोगों के लिए सीमित था। तो वो चाहते थे कि वर्नाक्युलर एजुकेशन हर कोई सीखे, संस्कृत हर कोई सीखे, जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसको हर कोई पढ़ना लिखना जाने। एंग्लिसिस्ट जो थे, देवर एंगल्स, ये नाम आता है एंगल्स ट्राइब से, विच रिप्रेजेंट्स द इंग्लिश पीपल। एंग्लो सैक्सन एज से रेफरेंस है ये। तो जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के फॉलोवर है उनको भी एंग्लिकन्स कहा जाता है। एनीवे, तो एंग्लिसिस्ट ने आके बोला कि भाई देखो, इंग्लिश सिखाना जरूरी है, वो हमारे लिए आसान होगा। इतनी सारी लैंग्वेज है, इतने तरीके के लोग हैं, हम किस किस को क्या क्या लैंग्वेज सिखाएंगे? वी कांट कंट्रोल देम अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज ना करें। सो दे डिसाइडेड कि नहीं भाई, इंग्लिश को इम्पोज करना है ना। इंग्लिश बिकेम यूजफुल क्योंकि उसके वजह से हमने इंग्लिश सीखा और हमने वहीं से उन्हीं के चीजें सीख के, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सब हमने उन्हीं की किताबों से सीखी एंड वी यूज्ड इट अगेंस्ट देम। ठीक है, तो उनका जो प्लान था वो एक तरीके से बैकफायर कर गया था ना। वहां से हमने एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी, लेटर नेशनलिस्ट कम्युनिकेशन, सब कुछ जो नेशनलिज्म
को लेके मूवमेंट पूरी चली है, फ्रीडम मूवमेंट, वो भी काफी हद तक अंग्रेजी के वजह से पॉसिबल हुआ था, बिकॉज आवर पीपल लर्नड द लैंग्वेज, आवर पीपल गॉट एजुकेटेड, इवन इफ इट वाज जस्ट अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, उसके वजह से नेशनलिज्म या फ्रीडम स्ट्रगल पॉसिबल हो पाया, राइट ना। सो व्हेन ब्रिटिशर्स एंटर्ड इनटू इंडिया, EIC से आते हैं, फिर रूल 1757 तक आप देखोगे कि उन्होंने काफी अपना वर्चस्व बढ़ा लिया है। फिर 1835 में उन्होंने एजुकेशन को पूरा पूरा पलट डाला, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन आज भी देयर इज अ कॉलोनियल लेगेसी दैट ऑल ऑफ अस आर लिविंग अंडर। इंग्लिश लैंग्वेज का जो इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड स्टेज पे भी, इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा है। एंड इंडिया में जितने डाइवर्स लैंग्वेजेस है, जितने डाइवर्स स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स का कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इज स्टिल इंग्लिश, इट इज स्टिल द लिंगुआ फ्रैंका, राइट, इट इज स्टिल द लैंग्वेज दैट वी यूज, इंग्लिश एज द स्टिल द लिंगुआ फ्रैंका। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया था कि इंग्लिश को हम हटा देंगे ऑफिशियल स्टेटस से, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया है अभी तक। नाउ व्हाट इज दिस ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट डिबेट? तो एज आई सेड, ओरिएंटलिस्ट का था कि भैया संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन जो रीजनल लैंग्वेजेस है, इंडियन लैंग्वेजेस है, उनको प्रमोट किया जाए। एंग्लिसिस्ट का था कि नहीं, इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न नॉलेज को हम प्रमोट करेंगे। ओरिएंटलिस्ट का था कि हम ओरिएंटल लर्निंग को प्रिजर्व करना चाहते हैं। सो यू हैव पीपल लाइक H.T. Prinsep, H. Wilson, we have विलियम जोन्स, ओके यहाँ पे मिसिंग है उनका नाम, विलियम जोन्स जैसे लोग जो चाहते थे कि ओरिएंटल एजुकेशन जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो समहाउ प्रिजर्व होके रहे। Now supported institutions like Calcutta Madrasa, संस्कृत कॉलेज, तो ओरिएंटलिस्ट ने भी कुछ कुछ कॉलेजेस इनिशियली एस्टैब्लिश करी थी ना। एंग्लिसिस्ट आके बोले कि नहीं, इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न नॉलेज को हम फेवर करेंगे। ओरिएंटल लर्निंग को उन्होंने यूजफुल यूजलेस समझा कि इसका कोई अल्टीमेट गोल नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। एंड मैकॉले, जेम्स ट्रेवेलिन, चार्ल्स ग्रांट जैसे लोगों ने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को ही फेवर करा है। Now, the controversy was finally settled, ये जो डिबेट था वो फाइनली कब सेटल हुआ है? एंग्लिसिस्ट के फेवर में मैकॉलेज मिनट 1835, जहां पे उन्होंने कुछ कुछ अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, एंड उन रिकमेंडेशंस को सेकंड या पास किसने करा था? रिकमेंडेशंस दैट मैकॉले गिव वाज पास्ड बाय दिस रेजोल्यूशन, इट वाज पास्ड बाय विलियम बेंटिक्स रेजोल्यूशन अ फ्यू मंथ्स आफ्टर। ये उन्होंने फरवरी में दिया था, एंड दिस वाज पास्ड इन मे, if I'm not wrong, and I did a little wrong about the months, एक बार check कर लेना उसको। Now, there was also the General Committee of Public Instruction, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एजुकेशन में स्पेसिफिकली सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए ये कमेटी एस्टैब्लिश करी गई थी। इसके अंदर वी हैव बोथ द ओरिएंटलिस्ट एंड द एंग्लिसिस्ट, एंड अल्टीमेटली एंग्लिसिस्ट जीतेंगे हमें पता है, बट इनिशियली दोनों का पक्ष यहाँ पे रखा गया था। इनिशियली सपोर्टेड ओरिएंटल लर्निंग, बट बाद में वो एंग्लिसिस्ट हो गया, एंड मैकॉले को प्रेसिडेंट बना दिया गया 1835 में। जब मैकॉले आए उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था, एंड उसके बाद मैकॉले ने नाम दिया वो ओरिएंटल एंग्लिसिस्ट डिबेट फिजल आउट कर गया। Now, key historical documents which are important from your exam point of view, English education पे चार्ल्स ग्रांट का ट्रीटाइज, जिसके ऊपर अभी हाल ही में PYQ आ चुका है। चार्ल्स ग्रांट के ऊपर PYQ आ चुका है 2025 में। Observations on the state of society among the Asiatic subjects of Great Britain. So this is one of the earliest treatises to be written, जहाँ पे वो recommend नहीं कर रहे थे इंडियन जो है वो लोग अनपढ़ है, वो लोग जाहिल लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनको अंग्रेजी सिखाओ, इनको सिविलाइज करो। देखो हमेशा फॉरेनर्स के लिए हम लोग ऐसे ही रहे, कोई कॉलोनाइजर्स के लिए अमेरिकन, रेड अमेरिकन्स या नेटिव अमेरिकन्स वर लाइक दैट। ऑस्ट्रेलिया में कई जैसे थे, तो इन अफ्रीकन जैसे थे। आउटसाइड मतलब ये लोग सैवेजेस हैं, इन लोगों को कुछ नहीं आता। सेम थिंग चार्ल्स ने लिखा, उनका था कि यूरोपियन नॉलेज और क्रिश्चियनिटी को हमें स्प्रेड करना चाहिए इंडिया में। Saw English education as a measure of civilizing Indians because all of us were uncivilized उनके नजरों से, right? And उन्होंने बोला कि इंग्लिश एजुकेशन से जो डिस्टेंस है रूलर्स और नेटिव्स के बीच में, हम और हमारी जूती के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम करना बहुत जरूरी है। हेल्प ब्रिटिश ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, एंड लॉयर सब्जेक्ट्स की क्रिएशन में मदद होगा। वो हमारी लैंग्वेज सीखेंगे तो हमारे जूती के नीचे रख के रहने में हमें मदद होगा।
and he was one of the earlier advocates of English education before John Macaulay came. Now, Raja Rammohan Roy का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है, इनके ऊपर भी अभी PYQ आया था 2024 में, 24 या 25 किसी में रिसेंट PYQ आया था, I'm not going to specify the date here. तो राममोहन रॉय's letter to Lord Amherst in 1823, तो वो एक कॉलेज एस्टैब्लिश करने जा रहे थे, संस्कृत कॉलेज फॉर वर्नाक्युलर लर्निंग। राजा राममोहन रॉय ने बोला कि भैया देखो, मुझे पता चल चुका है कि इंग्लिश सीखना या साइंस में हमें आगे बढ़ना है, आपका जो इतना ज्यादा सोसाइटी साइंस में एडवांस्ड है, तो हमें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपका लैंग्वेज जानना जरूरी है। सो ही रोट अ प्रपोजल अगेंस्ट स्पेंडिंग फंड्स। वो रोकना चाह रहे थे लॉर्ड हैमर्स्ट को कि आप संस्कृत कॉलेज मत बनाइए, आप अंग्रेजी और साइंटिफिक लर्निंग को एडवांस करने के लिए कॉलेजेस बनाइए। सो ही वांटेड मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन थ्रू इंग्लिश, एंड वो चाहते थे कि इंडियंस जो है वो मैथ्स, फिलोसफी, केमिस्ट्री, जो एडवांसमेंट्स हुई हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन अपने तरीके से एडवांस था, एंड वही एडवांसमेंट्स को राजा राममोहन चाहते थे कि हम लोग सीखें, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे रह गए थे। Wanted Indians to study all these subjects and native Indian support for English education, letter addressed to Lord Amherst। ठीक है, उसी में उन्होंने अपना मत रखा कि भाई हमें अलाउ करा जाए कि यहाँ पे आप इसको ना एस्टैब्लिश करें। Then comes Macaulay's Minutes on Indian Education, 2nd February 1835। I was right about the month। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि I have travelled across the length and breadth of India। I'm not sure आपको कितना ये दिख रहा होगा, तो I'll just zoom it a little bit for your benefit। तो उन्होंने बोला I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, but that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage। तो देख रहे वो खुले आम सारे आम ये जान रहे हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, and he said this to the British Parliament कि हमें इन लोगों के ऊपर राज करने के लिए इनकी हेरिटेज को तोड़ना बहुत जरूरी है, and therefore we replace her old and ancient education system, her culture। अगर उनको लगता है कि सब कुछ फॉरेन है, इंग्लिश है, is good and greater than their own, they will lose their self-esteem। जब उनको रियलाइज होगा कि अंग्रेजी is better, that is how we can target, and उसके बाद उनके नेटिव कल्चर को हम तोड़ेंगे तो ही हम उनको एक्चुअली डोमिनेट कर पाएंगे। तुम देख रहे हो सारे ये चीज बोल रहे थे, ओके। सो उनका ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट, इसके ऊपर भी PYQ एक दो बार आ चुका है, अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। दिखेंगे ब्राउन स्किन बट विल थिंक लाइक व्हाइट स्किन पीपल। उन्होंने बोला कि इनका जो कल्चर है ना, वो कोई वर्थ प्रिजर्विंग भी नहीं है, वो वर्थ प्रिजर्विंग नहीं है। जैसे एक सिंगल शेल्फ, एक सिंगल रैक ऑफ यूरोपियन लिटरेचर जो है वो इनके पूरी कल्चर को डिफीट कर सकती है, वाज व्हाट द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ठीक है, तो मैकॉलेज मिनट्स के थ्रू एजुकेशनल रिफॉर्म आया। बेंटिक का रेजोल्यूशन 7th मार्च, सॉरी आई हैव सेड मे बट दिस इज 7th मार्च 1835। विलियम बेंटिक ने अप्रूव किया मैकॉले के रिकमेंडेशंस को। उन्होंने बोला कि नहीं, आगे से सारी जो फंडिंग है, जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस है, उनके जो अभी एम्प्लॉयज हैं उनको पैसे मिलते रहेंगे, दूसरे आगे हम और फंड नहीं करेंगे। ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस वर नॉट इमीडिएटली अबॉलिश्ड, बट धीरे धीरे उन्होंने पूरी की पूरी इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करने का निष्पत्ति लिया था, एंड इसी निष्पत्ति के साथ वो आगे बढ़ रहे थे ना। C.E. Trevelyan ऑन द एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इन्होंने भी पूरी इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करा था, एंड उन्होंने बोला कि देखो राजा राममोहन रॉय जैसे और बहुत लोग हैं, बंगाली अपर कास्ट पीपल आर ऑल्सो देयर हु वांट टू लर्न इंग्लिश। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हाँ हमारा अपना सेल्फिश रीजन है, बट इंडियंस देमसेल्व्स वांट टू लर्न द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ने बोला कि इंग्लिश सिविलाइजेशन और हम बेटर इनको कंट्रोल कर पाएंगे। नाउ मैकॉले के आर्गुमेंट्स कुछ है। इंग्लिश इज द की टू मॉडर्न नॉलेज, इंग्लिश इज मोर यूजफुल देन संस्कृत और अरेबिक, इट इज ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ रूलर्स, कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इंडियंस को खुद इंग्लिश सीखना है, एंड
इंग्लिश एजुकेशन से वो इंटरप्रेटर्स या मीडिएटर्स जिसको कहते हैं, हम वो जनरेट करेंगे जिसके हेतु हमारे लिए चीजें आसान होंगी एंड वी विल क्रिएट पीपल जो हमारी सुनेंगे भी। एजुकेशन ऑल्सो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी उनका था, उन्होंने दिया था जो कि फेल हो गया था बाद में। ही प्रपोज समथिंग कॉल्ड एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसको लिखे भी पीवाईक्यू आ चुका है। व्हाट इज दिस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? उन्होंने बोला कि अगर हम एक पर्टिकुलर क्लास अपर क्लास एंड कास्ट को हम एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों को हमने एजुकेट करा, तो उन्होंने बोला कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोग हैं अपर क्लास, दे विल इन टर्न इन्फ्लुएंस लेट्स से द मिडिल क्लास, है ना, अपर क्लास, अच्छा वेट एक सेकंड, हाँ, सो अपर क्लास में बहुत कम लोग हैं, ठीक है, मैंने इसे 3 डेज दिया, बोला कि ये लोग आगे लेके जाके मिडिल क्लास को सिखा देंगे, ठीक है, वो मिडिल क्लास को सिखा देंगे एंड मिडिल क्लास जो है वो इन टर्न लोअर क्लास विच इज द लार्जेस्ट बाय द वे ऑफ द पॉपुलेशन उनको सिखा देगी। तो उनका था कि धीरे धीरे नॉलेज जो है वो इस तरीके से डिसमिनेट करेगा एंड एक्सपैंड होता जाएगा, विच ही वाज कंप्लीटली रॉन्ग अबाउट। एलिट्स अपर क्लास ने सीखा, उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा, मिडिल क्लास ने भी सीखा, लोअर क्लास की किसी को पढ़ी नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ी, आज पढ़ेगा। सो उन्होंने बोला कि दे विल लर्न इट बट द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी गॉट फेल्ड एंड मैकॉलेस पॉलिसी जो था वो प्योरली एजुकेशनल नहीं था, इट वाज नॉट प्योरली एजुकेशनल, इट वाज आल्सो अ स्ट्रेटजी ऑफ कल्चरल हेजेमनी एंड कॉलोनियल कंट्रोल, ऑब्वियसली कि उनको डोमिनेट करना था। हमारा जो नेटिव कल्चर था वो चाहते ही नहीं थे कि वो सर्वाइव करे, वो चाहते थे कि हमारा जो नेटिव कल्चर है उसको किसी तरीके से वो एकदम ही खलास कर दे, एकदम उसको एकदम मैप से निकाल दिया जाए, लोगों के दिलों दिमाग से निकाल दिया जाए। Now, Woods dispatch आया 1854 which is called as the Magna Carta of English Education in India, इसके ऊपर भी पेपर आ चुका है, इजी है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके तहत पहली यूनिवर्सिटीज किस तरीके से एस्टैब्लिश होंगी, कैसे एजुकेशन सिस्टम चलेगा, उन्होंने पूरा पूरा ब्लूप्रिंट या मैप बना के हमें दिया था, फाउंडेशन ऑफ सिस्टमैटिक एजुकेशन इन इंडिया। उनके रिकमेंडेशंस क्या क्या थे कि इंग्लिश जो है वो हायर एजुकेशन से शुरू होगा, लोअर क्लासेस में एकदम से आप इंग्लिश नहीं घुसा सकते, तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस प्राइमरी के लिए रखे रखो एंड इंग्लिश जो है वो हायर एजुकेशन में पूरी पूरी तरीके से आनी चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हर प्रोविंस में, तब ऑब्वियसली स्टेट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रोविंसेस में बटा हुआ था, ठीक है, जैसे यू नो जो बंगाल प्रोविंस यूज्ड टू बी ह्यूज, बंगाल प्रोविंस में बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सारे एरियाज आते थे पहले। प्रोविंसेस में उन्होंने बोला एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से एस्टैब्लिश करी जाए एंड यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करी जाए, बिल्ड ऑन द मॉडल ऑफ लंदन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जैसे यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करी जाए। सो उन्होंने कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास की यूनिवर्सिटीज के लिए प्रपोजल रखा एंड ग्रांट इन एड सिस्टम, ग्रांट के सिस्टम से ऑपरेट करने का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। देन ही आल्सो सेड दैट देयर शुड बी टीचर ट्रेनिंग, देयर शुड बी विमेन्स एजुकेशन एंड प्राइमरी स्कूल के बाद हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल से कॉलेज, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्रॉपर एक सिस्टम उन्होंने बनाया कि इतने साल का हाई स्कूल है, इतने साल का प्राइमरी स्कूल है, इतने साल का हाई स्कूल है, इतने साल का कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी है एंड इट इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ Indian education. So these are the first 3 universities to have been established in India: University of Calcutta, University of Bombay, and University of Madras. 1857 में तीनों universities were established, and it was a direct result. It was a direct result of the Woods Dispatch. This was a direct result of the Woods Dispatch, right? ठीक है, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है कि दिस इज द फर्स्ट मेजर डॉक्यूमेंट, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू हैव एग्जिस्टेड, ठीक है। हंटर कमीशन WW हंटर के अंडर इसको सेटअप करा गया था। जस्ट अ सेकेंड, ओके।
Just a second, huh? सॉरी, हाँ, सो डब्ल्यू हंटर का विलियम विल्सन हंटर थे एंड इनका था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस। वो चाहते थे कि प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज्यादा एक्सपैंड करी जाए, काइंड ऑफ एक कंपलसरी की तरफ उन्होंने कदम रखा था। उन्होंने बोला कि लोकल बॉडीज को बोला जाए कि वो प्राइमरी एजुकेशन मैनेज करे, ना कि सेंट्रल लेवल पे। प्राइवेट स्कूल्स अभी सेटअप हो रही थी, तो प्राइवेट स्कूल्स को भी उन्होंने बोला कि ग्रांट्स मिल सकती है एजुकेशन के लिए। वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम्स, वोकेशनल मतलब वोकेशनल कोर्सेज जो होती हैं वो स्किल बेस्ड कोर्सेज होती है, तो बोला स्किल बेस्ड कोर्सेज। और एकेडमिक स्ट्रीम्स मतलब साइंस, मैथ, साइंस, ह्यूमैनिटीज और जो स्ट्रीम्स है प्रॉपर, उसको थोड़ा सा हम स्पेशलाइज कर सकते हैं सेकेंडरी लेवल पे। एंड विमेन्स एजुकेशन नीड टू बी इनकरेज्ड, एंड विमेन्स एजुकेशन नीड्स टू बी एनकरेज्ड। सो प्राइमरी एजुकेशन, लोकल बॉडीज प्लस वुड्स डिस्पैच, है ना। तो ये उनके मेजर मेजर रिकमेंडेशंस थे जो हंटर कमीशन के थ्रू वो लेके आए थे। फिर आता है सैडलर कमीशन, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन। क्यों? क्योंकि जो किस तरीके से यूनिवर्सिटीज चल रहे थे, व्हाट वाज नीडेड, क्या चेंजेस चाहिए था, वो सैडलर कमीशन के थ्रू रिकमेंडेशन आएंगे। चेयरमैन वाज एमी सैडलर एंड उन्होंने बोला कि स्कूल का जो कोर्स है उसको 12 साल कर दिया जाए। 12 साल के बाद इंटरमीडिएट आए, after matriculation there should be intermediate। यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्स अब जाके 3 साल होना शुरू हुआ, पहले कुछ और फॉर्मेट हुआ करता था, अब उन्होंने फॉर्मेटिंग को बदल दिया। उन्होंने बोला कि सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन मतलब 10th और +2 को सेपरेट करने वाली जो बात होती है, नहीं 12th और +2, 12th तक तो स्कूल ही था, तो वो कहते हैं सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन को सेपरेट करना बहुत जरूरी है। विमेन्स एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स जो है वो पीछे रह जा रहे हैं, टीचर्स प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होते, जिसकी वजह से स्टूडेंट सफर करते हैं। देन यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी, कि यूनिवर्सिटी को अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, दैट इज व्हाट ही सेड कि नहीं मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटी कैन बी ऑटोनॉमस इफ दे वांट टू। इंटरमीडिएट कॉलेजेस प्लस 3 ईयर डिग्री प्लस यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने बोला स्कूल के बाद, स्कूल 12 साल है, ठीक है, फिर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट 2 साल, फिर बीए ग्रेजुएशन, बीए बीएससी, उन्होंने बोला 3 इयर्स, ठीक है। एंड उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में आके फर्दर अपना रिसर्च या जो भी मास्टर्स और पीएचडी वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो ना। हार्टॉग कमेटी का चेयरमैन जो थे वो थे फिलिप जोसेफ हार्टॉग, 1929। देखो मेजर है, डेट्स भी याद रखने हैं हमें ऑब्वियसली। सैडलर कमीशन बिठाई गई थी 17 में, उन्होंने रिपोर्ट दिया अपना 1919 में, ओके। वुड्स डिस्पैच was 1854, हंटर कमीशन 1882, सैडलर कमीशन 1917, देन हार्टॉग कमेटी 1921। तो उन्होंने देखा कि जो प्राइमरी एजुकेशन में जो चेंजेस रिकमेंडेड थे वो चेंजेस हुए ही नहीं है, या अगर हुए तो अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। उन्होंने प्लेसेस को पॉइंट आउट करा, स्टैग्नेशन मतलब जहां रुकी हुई थी चीजें 20 साल पहले वहीं पर रुकी हुई है। एंड मास एजुकेशन का जो पर्पस था कि प्राइमरी एजुकेशन हर किसी बच्चे को, हर किसी बच्चे के, हर बच्चे के पास होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, दैट डिड नॉट, इट वाज नॉट हैपनिंग। तो उन्होंने बोला ये जो रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है कि तुम प्राइमरी स्कूल्स बहुत सारे खोल दे रहे हो बट यू आर अनएबल टू मेंटेन, तो उन्होंने बोला ये जो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ये जो क्वांटिटी हमारा गवर्नमेंट एग्री करता है, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वाला जो मोटो है वो चलेगा नहीं इन द लॉन्ग रन। सो ही सेड वी नीड टू बेटर द क्वालिटी। तो उन्होंने जब वेस्टेज रेस्ट हो रहा है और जो ठहरा स्टैग्नेशन मतलब एक ही जगह पे फंस गया है, उससे निकलना बहुत जरूरी है। बौद्धा स्कीम, बेसिक एजुकेशन या नई तालीम, ये गांधी जी लेके आए थे काउंटर द ब्रिटिश फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को काउंटर करने के लिए कि हमें अपने कल्चर से दूर किया जा रहा है, हमें इंडियन प्रोडक्ट से दूर किया जा रहा है। तो गांधी ने बोला वी नीड टू हैव something called as free and compulsory education for everyone। जैसे प्राइमरी एजुकेशन को तुम्हें कंपल्सरी करते हैं, दूसरे एजुकेशन को आप वंचित रख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एंड ये कमेटी जो आल्सो उन्होंने जाकिर हुसैन कमेटी, सो उन्होंने बोला कि क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट से हम बच्चों को बहुत सारी वैल्यूज दे सकते हैं, कुछ स्किल भी सीख लेंगे साथ में, एंड इंडियन कल्चर को भी प्रिजर्व कर रहे हैं साथ में। मदर टंग के थ्रू
चाहिए, ना कि अंग्रेजी। ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट इंग्लिश एजुकेशन। इंटीग्रेशन ऑफ हैंड, हार्ट एंड हेड, थ्री एच, ओके, थ्री एच दैट ही फॉलोड, हार्ट, हैंड एंड हेड। इनके थ्रू हम पूरा अपना एजुकेशन सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। एंड प्रोडक्टिव वर्क, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ बुकिश नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल कर भी रहे हो, ठीक है। क्राफ्ट बेस्ड बेसिक एजुकेशन की तरफ ये लोग स्टीयर करना चाहते थे एजुकेशन को। सार्जेंट रिपोर्ट, सर जॉन सार्जेंट के अंदर ही प्लान किया गया था। यहाँ पे वो लेके आए फाइनली यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, स्पेशली प्राइमरी एंड हाई स्कूल तक जितना हो पाए एजुकेशन को फ्री करना है। टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना है, अडल्ट एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, एंड टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के अलग इंस्टीट्यूट्स, सेपरेट इंस्टीट्यूट्स कॉन्स्टिट्यूट करना, सेपरेट इंस्टीट्यूट्स कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए उन्होंने recommendation दिया। तब गांधी का व्यू क्या था ऑन इंग्लिश एजुकेशन? He was someone who completely opposed colonial English education. उनका था कि इसमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में डिवाइड बढ़ता जा रहा है, क्लासिज्म बढ़ती जा रही है, कास्ट में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, इग्नोर्ड इंडियन कल्चर कंप्लीटली, एंड वहां पे दिमाग, मस्तिष्क का ज्यादा इस्तेमाल करा जा रहा था, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं था, नो ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना। वो कह रहे हैं देयर इज नो ओवरऑल डेवलपमेंट, एंड इसमें सिर्फ रोट लर्निंग या एग्जाम्स के पर्पस से आप पढ़ रहे हो, इसमें आपका एज अ होल आपका पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर रहा है। एंड वो कह रहे हैं कि इंडियंस को खुद की जगह पे स्ट्रेंजर जैसे महसूस करवाता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो उन्होंने मदर टंग के लिए बोला था, ही सेड कि आप इंग्लिश सीख सकते हो, बट उसके साथ साथ हमें इंडियन कल्चर को भी प्रिजर्व करना इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। उसके साथ साथ हमें इंडियन कल्चर को भी प्रिजर्व करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। Just give me a second. Yes, so as I was saying कि नो ओवरऑल डेवलपमेंट होता था, तो उन्होंने बोला कि दूसरे कल्चर से इग्नोर नहीं करना है, बट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ इंग्लिश जो एक तरीके से there was a worshiping of English people that has to stop. Okay. Then English after independence में इंडिया जो है इन्होंने नेशनल लैंग्वेज और से इंग्लिश को नहीं बनाया, बट उसको लिखा गया कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज बन के रहेगा। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बनाया गया था अंडर आर्टिकल 343। इंग्लिश वाज टू कंटिन्यू फॉर 15 years initially, but because of multiple reasons अभी इंग्लिश जो है it has the status of an associate official language, and like the lingua franca जो मैं आपको बोला था कि it has a language that has to be used, there is no other way, क्योंकि आप इतनी सारी स्टेट से इतनी सारी लैंग्वेज है, हर स्टेट को हिंदी नहीं आती है, हर इंसान को हिंदी नहीं आती है, पूरी इंडिया का हिंदी से जोड़ नहीं सकते हो, राइट। So official languages act 1963 continue the use of English for official purposes. It has to be done. There is no other way. Now, after 1947, इंग्लिश को लीड लैंग्वेज की तरह यूज करा गया अक्रॉस स्टेट्स। हायर एजुकेशन में अभी भी इंग्लिश को ही प्राइमरी फोकस मिलता था। जैसे मैंने देखा है, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला था ये चीज कि हमने क्लास 10 तक उड़िया मीडियम स्कूल में पढ़ाई करी, जैसे हम 12th में आए हमारे मत्थे इंग्लिश की बुक्स मार दिए गए, बिल्कुल इंग्लिश हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं प्राइमरी में, और उसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया एकदम से। इन ग्रेजुएशन यू हैव टू, इन क्लास 2 एंड इन ग्रेजुएशन सडनली यू हैव टू now read everything in English. I have seen Korean medium students struggling a lot जब ये होता है, गलत है, बट वैसा ही कर दिया गया तो उसी को फॉलो किया जा रहा था। लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन होके ही रहा। आईएएस सिविल सर्विसेज में हमारे ब्रिटिश का ही देन है, एंड वही कॉलोनियल लेगेसी अभी फॉलो होती आ रही है, वैसे बड़े-बड़े बंगले वैसे ही सिस्टम अभी भी अलाइव है। इट शुड नॉट बी बट इट इज। Language of science, technology, commerce and globalization, because colonial था, it's a colonial language in British. Britain was a huge colonizer. America, Europe,
चला अफ्रीका, तो इंग्लिश was the global language unfortunately, and elite mobility and cultural capital. So English became both colonial inheritance and a necessity for your jobs, a necessity for communication, modernization. So English became a necessity. Initially, of course, वो colonial legacy था, वो ऐसे ही उन्होंने हमें provide कर पाया था, but आज के डेट पे इवन जनरली पब्लिक को बोला जाता है कि बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अंग्रेजी में आना चाहिए अगर आपको सोशल मोबिलिटी करना है, अगर आप सीनियर चल रही है सोसाइटी में, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो बेसिक अंग्रेजी का नॉलेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. Then after independence, first committee that comes after independence is the Sarvapalli Radhakrishnan Commission. बिठाया गया 1940 का रिपोर्ट 1949 में. इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस करा था. रिकमेंडेड कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में, जिससे अचानक से हम उसका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, राइट. एंड उन्होंने बोला कि देखो भाई इट्स अ लाइब्रेरी लैंग्वेज. उसमें बोला गया इट्स अ लाइब्रेरी लैंग्वेज. लाइब्रेरी लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो तो सारा हमारी इंग्लिश में है. टेक्स्ट बुक्स आप हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करोगे, टेक्निकल टेक्स्ट बुक्स को ट्रांसलेट करेंगे ना. साइंटिफिक नॉलेज को आप अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करोगे? हाउ इज दैट पॉसिबल? यू कांट ट्रांसलेट दोस टेक्निकलिटीज इनटू हिंदी. हर चीज का हिंदी काउंटरपार्ट नहीं है, राइट. तो पूरा इंग्लिश लाइब्रेरी लैंग्वेज की तरह है एंड विंडो टू द वर्ल्ड है. तो ये जो आइडिया है फर्स्ट इंडिपेंडेंट कमीशन से आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिकली. ठीक है, मतलब बोले कि ग्लोबल नॉलेज के लिए भी इंग्लिश नेसेसरी है. Budaya Commission is also known as the Secondary Education Commission. Secondary level, higher secondary से पहले आ रहा secondary, primary, secondary, higher secondary, intermediate है. तो इन्होंने secondary education पे फोकस करा. यहाँ पे उन्होंने बोला कि secondary education में भी primary education में वाला है, फिर secondary में अभी भी इंग्लिश का रहना जरूरी है. It is important. And क्योंकि अगर हमने इंग्लिश छोड़ दिया, इंग्लिश को लेसन पैटर्न दिया, तो हमारा देश आगे बढ़ने से रुक जाएगा. ग्लोबल स्टेज में हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल स्टेज जो है वो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कंट्रीज भी उनके हाथ का अभी भी बहुत ज्यादा पावर है आज की डेट में अगर तुम देखो तो. ना तो थाई कमीशन के तहत ये बात हुई कि भाई डॉक्टर एस पठारी है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट एक लीगल कमेटी बनाना चाहता है. 1964 में बिठाई गई कमेटी 66 में रिपोर्ट सबमिट करा. कॉमन स्कूल सिस्टम होनी चाहिए, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट और क्लास. बट आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है अनफॉर्चुनेटली रूरल एरियाज में. टीचर एजुकेशन एंड साइंस एजुकेशन भी उन्होंने थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ाया. उन्होंने बोला वर्क एक्सपीरियंस के लिए बच्चों को अपडेशन स्किल एजुकेशन जिसके तहत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया. इन्होंने 10+2+3 स्ट्रक्चर कर गया. जैसे आपको जो 12+ कॉलेज फिर ग्रेजुएशन था उसमें इन्होंने 10+2+3 जो कि अब इन्होंने 2020 के तहत ही बदला है. अभी 2020 तक हम लोग यही स्ट्रक्चर फॉलो करते आ रहे हैं. मैंने इसी स्ट्रक्चर में पढ़ाई करी. I'm sure many of you must have also followed the same structure. So what the High Commission ने influence करा है, heavily influenced the national policy on education which came in 1968. इधर बताया गया था कि 68 में आया है. Now the three language formula. Discussions began through CABE. What is the CABE? Does anyone know what the CABE is? If you know what the CABE is, put it in the comment section. So Central Advisory Board of Education established by CABE. Central Advisory Board of Education. Central Advisory Board of Education established करी गई थी, जिन्होंने डिस्कशन शुरू करा था. कि भैया क्या करना है. दिस वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड इन 1920. ठीक है, ये 1920 में एस्टैब्लिश करी गई थी एक्चुअली. कोठारी कमीशन जो था, सॉरी नॉट कोठारी कमीशन, कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन एस्टैब्लिश करा गया था. एंड इसको रिवाइव करा गया था इन 1935.
बीच में इसको डिसकंटिन्यू करा गया, फिर इसको रिवाइज करा गया इन 1935. एनीवे, सो केप प्रपोज्ड द फॉर्मूला इन 1956. तो इन्होंने रिकमेंड करा था एंड केप ने उसको प्रपोज करा कि नाउ इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे आई एम सॉरी, केप ने रिकमेंड करा था, फिर तुम्हारा मिशन है उसको आगे लेके गए. ठीक है, केप के प्रपोज करा गया कि भाई this was strongly supported by the Pythagoras. I'm sorry, I just got confused with the dates. तो केप ने प्रपोज करा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, तीन लैंग्वेजेस हमें सीखनी चाहिए. व्हाट इज दिस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? वो कह रहे हैं कि एक लैंग्वेज होगा जो आपका नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, जिसमें आप पैदाइशी, जिसमें आप बात कर रहे हो. दूसरा एक कोई रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकता है. इट कैन बी ओडिया, इट कैन बी तमिल, इट कैन बी तेलुगु, डिपेंडिंग ऑन आपका रीजनल लैंग्वेज क्या है, व्हिच विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर मदर टंग. समझ रहे हो? मदर टंग जो है इट कैन बी द सेम एज द रीजनल लैंग्वेज. सेकंड लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए या तो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा. थर्ड लैंग्वेज जो है अनदर इंडियन और मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज हो सकता है, या यहाँ पे इनिशियली जो थ्री लैंग्वेज था उसमें पहले इंग्लिश कंपल्सरी था, फिर उसको यूरोपियन में उन्होंने एक्सपेंड करा है. सो डिपेंड करता है. मान लो मेरा मदर टंग हिंदी है, तो मैं सेकंड लैंग्वेज के लिए कोई और इंडियन रीजनल लैंग्वेज होगी, थर्ड लैंग्वेज मेरा इंग्लिश ही रहेगा या कोई और यूरोपियन लैंग्वेज रहेगा. सो ये जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, तीन लैंग्वेजेस तो आपको सीखने ही सीखने हैं. फर्स्ट लैंग्वेज विल स्टे, फर्स्ट लैंग्वेज विल मैच विल बी द सेम एज रीजनल लैंग्वेज. यू नीड टू हैव अ सेकंड लैंग्वेज एंड यू नीड टू हैव अ थर्ड लैंग्वेज. इंग्लिश एंड एक आपका मदर टंग कॉमन है, दूसरा कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं. जैसे मैंने सीखा है हिंदी सीखा था 7 का, उड़िया इज माय मदर टंग, देन हिंदी आई हैव लर्न, फिर क्लास 7 फिर मैं उड़िया भी सीखा बिकॉज़ माय फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज became the same, and third language I studied with English, which I was use like the first language better. ठीक है, तो हमने मतलब हिंदी स्पीकिंग एरियाज में हिंदी, इंग्लिश और एक कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज सीख लो. नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में उनका अपना रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश को कंपल्सरी कर दिया गया. समझिए, थोड़ा ना, ठीक है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में क्या फॉलो होना है. NEP 2020 जो है इट रिप्लेस्ड NPE 1986 and 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन. तो ये कस्तूरी रंगन ने NEP 2020 कमेटी बिठाया था और वहाँ से जो उन्होंने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया कि 5 साल 10 साल फिर ग्रेजुएशन उन्होंने कर दिया 4 साल. ठीक है, तो उन्होंने 5+3+3+4 देखो का फाउंडेशन है जो कि 4-5 साल का होगा, फिर प्रिपरेटरी व्हिच इज 3 years, मिडिल स्कूल व्हिच इज 3 years एंड देन सेकेंडरी व्हिच इज 4 years. तो दे काइंड ऑफ एक्सपेंडेड द years ऑफ योर स्कूल. एंड उन्होंने बोला कि लोकल लैंग्वेज जो है वो मीडियम रहना चाहिए एटलीस्ट इन 5, मीडियम ग्रेड 8 तक. 5 तो कंपल्सरी है, 8 प्रैक्टिकल है तो अच्छी बात है. एंड योर एग्जाम्स कंपल्सरी से ऑप्शनल कर दिए गए, असेसमेंट सिस्टम चेंज कर दिया गया, पार्क परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर पॉलिसी डेवलपमेंट या पेपर 1 में नीचे करते हो. दिस इज काइंड ऑफ एक्रेडिटेशन फॉर यू. ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि भाई मल्टी डिसिप्लिन अंडरग्रेजुएट डिग्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस पर है ना, एक साल 6 महीने या एक साल में आप निकल गए, ग्रेजुएशन 10 साल हो गया है ना. ग्रेजुएशन में 4 ईयर का ऑप्शन आ चुका है, 4 ईयर अंडरग्रेजुएट ऑप्शन आ चुका है. उसमें सर्टिफिकेट अगर आप 1 साल में निकलिए, 2 साल में निकलिए तो डिप्लोमा, 3 साल में निकलिए तो डिग्री, 4 साल में निकलिए तो आपको एजुकेशन ले सकते हो. आप इस बात का 25% रहा है और आप मास्टर अगर करोगे आप 1 साल का करोगे, 2 साल की करने की जरूरत नहीं है. और इसका स्ट्रक्चरली चेंज हुआ है. टीचर ट्रेनिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटरडिसिप्लिनैरिटी को बहुत ज़्यादा encourage कर रहा है. एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर रहा है ताकि हमारी इंडियन लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करा जाए, इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस, ट्रांसलेशंस, ये इन सब चीज़ों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है. जेंडर इंक्लूसिविटी की बात हुई है, सोशल एजुकेशन की बात हुई है, डिसेबिलिटी की इंक्लूसिविटी की बात हुई है. मदर टंग, लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस. थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला भी कंटिन्यू है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ. एटलीस्ट दूसरे से दो लैंग्वेज जो है इंग्लिश
रिसर्च हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इंडियन कल्चर एंड इंडस्ट्रियल आईटी को वगैरह बढ़ाया गया है। सर्टेन एआईसी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ऑप्शंस जो है वो एस्टैब्लिश करी गई थी। So you can see 1952 में कुछ related तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में बात हुई। Then NVLT कैंपेन शुरू हुआ था 50 to 53 में, मद्रास इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कैंपेन। फिर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट पहला बना था इलाहाबाद में 1954 में, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना था इलाहाबाद में। फिर नागपुर में सेमिनार बना था जहाँ पे उन्होंने बोला कि 6 साल का एक इंग्लिश का कोर्स होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे 3000 से ज्यादा वर्ड्स और स्ट्रक्चर सीख रहे हो बिफोर यू कैन बिकम अ टीचर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद, जिसको नाउ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वो एस्टैब्लिश करी गई थी 1958 में। 1963 में टीचर ट्रेनिंग के लिए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर सेटअप करा गया था। फिर स्टडी रिपोर्ट मिला था 1967 में, जहाँ पे इंग्लिश स्टडीज का कॉलेज कराया गया था। यूजीसी सिलेबस को रिफॉर्म किया गया इन 1977 एंड द करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है 1987 में, जहाँ पे लर्निंग को इन्होंने चेंज करने की कोशिश करी है। नाउ इंडियन इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंडियन इंग्लिश? So this is a recognized variety of English used in India, and ये सिर्फ ऐसा नहीं कि this is incorrect English होता है, इंग्लिश इंडियन से एक्चुअली इंग्लिश को अपना बना लिया है, अपने तरीके से बोलते हैं, अपना बना लिया है उन्होंने काफी हद तक इसको, है ना? जो भी है we coming you going and जैसे मेडिकल की जो पोएम्स है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस टी.एस. पुष्पा, राइट? सो इंडियन इंग्लिश है, हमने अपना बना ही लिया है, प्रोनाउंसिएशंस भी हमने इंडियनाइज कर दिए हैं। तो जैसे इंडियंस इंग्लिश बोलते हैं, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश, राइट? सो इट इज नॉट जस्ट इनकरेक्ट इंग्लिश, इट इज अ नेटिवाइज्ड वेराइटी ऑफ इंग्लिश। ग्रामर में भी चेंजेस हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी हमने चेंजेस कर रखे हैं, ठीक है? सो स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया में आज के डेट पे इट्स अ लाइब्रेरी लैंग्वेज, इट्स एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, इट्स अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर मेनी पीपल, इट्स अ लिंक लैंग्वेज, इट्स अ लाइब्रेरी लैंग्वेज, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में अभी भी इंग्लिश बहुत मात्रा में, बहुत ही प्रचलित तरीके से यूज किया जाता है। दिस इज समथिंग ऑल ऑफ यू नो। नाउ व्हाट इज बाबू इंग्लिश एंड बटलर इंग्लिश? सो बाबू इंग्लिश जो है वो जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने इंडियंस को क्लर्क के पोजीशन में चपरासी कहते हैं, चपरासी के पोजीशन में रखा था। एंड वहां पे जब आप एक क्लर्क के पोजीशन पे काम कर रहे हो तो यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज ना। आप सर्व कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट्स इधर से इधर जा रहे हो, बट आप अपने एम्प्लॉयर्स का लैंग्वेज सीख ही लोगे ना इंटरैक्शन के थ्रू। सो बाबू का मतलब इनिशियली जेंटलमैन था, बट इंग्लिश एजुकेटेड क्लेरिकल क्लास, इनको फिर अंग्रेजी सिखाया भी जाता था, ठीक है? इनको अंग्रेजी सिखाया जाता था, जिसको फिर बाबू इंग्लिश कहा गया। तो वो थोड़ा सा फॉर्मल ऑफिस वाला इंग्लिश सीखते थे, उसमें भी टूटा फूटा इंग्लिश सीखते थे, ठीक है? एंड कई बार बहुत एक्स्ट्रा एलैबोरेट होता था। सो इट वाज आल्सो कॉल्ड एज कॉलोनियल ऑफिस इंग्लिश और क्लर्कली इंग्लिश। ना बटलर इंग्लिश इज बेसिकली ये जो सर्वेंट्स थे उनके लिए था। क्लर्क्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशंस में काम करते थे, है ना? क्लर्क से शुरू किया है, धीरे धीरे upper ranks तक पहुंचे। So administrative positions, this is how by the way your civil services began, just by the way, but yeah. So bearer English और kitchen English, so servant master के बीच में जो communication होता है वो उसको butler English कहा जाता था। एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में ये बहुत सही रूप से देखने को मिला था कि जो ब्रिटिश मैंशंस में ऑफिसर्स के घरों में काम करते थे तो वो एक सिंप्लीफाइड तरीके से बात करते थे। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ पिजन यू कैन से। I done sleep. You come, you go, I come, you eat, ठीक है? You sit, ऐसे सिंप्लीफाइड तरीके से। तो दिस वाज कॉन्टैक्ट वेराइटी। कॉन्टैक्ट वेराइटी का मतलब है कि इट्स अ पिजन, ठीक है? इट्स अ पिजन ओनली, ये पिजन ही है। बाद में वो पूरा सीखे लैंग्वेज वो अलग बात है, बट या देन जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो देर आर सर्टन मेजर एजुकेशनल कमीशंस और रिपोर्ट्स का ये मैंने पूरा जो आपको पढ़ाया है उसी को मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में आपको दे दिया है। 1792
में चार्ल्स ग्रांट के ऑब्जर्वेशंस आए थे, चार्ल्स ग्रांट का ट्रीटाइज आया था। 1813 में भी उन्होंने कुछ लिखा था, बट हमारे लिए 1792 इनफ है। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन फॉर्म हुआ था 1823 में। 1835 में मैकॉलेज मिनट आया, दिस इज फेब्रुअरी, राइट, 7 फरवरी एक्चुअली। देन मार्च में बेंटिक का रेजोल्यूशन पास हुआ था, जहां पे उन्होंने मैकॉले की पॉलिसी को अप्रूव करा था। फिर वुड्स डिस्पैच आई थी 1854, फिर हंटर कमीशन आया 1882, फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन आया 1902 लॉर्ड कर्जन के अंडर। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया 1904, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन जो कि गोखले के विजन से मैच करता था, दिस केम इन 1913। देन सैडलर कमीशन और कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन आया 1917-1919 में। फिर हार्टॉग कमेटी आया था 1929 में। वर्धा स्कीम आया 1937 में। फिर 36-37 में वुड एबॉट रिपोर्ट भी आया था। फिर 44 में सार्जेंट रिपोर्ट भी आया था। 48-49 में राधाकृष्णन कमीशन, फिर मुदलियार कमीशन, फिर कोठारी कमीशन 64-66। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था 1968 में। सेकेंड पार्ट उसका आया 1986 में। 92 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था। फिर फाइनली 2020 में आपका एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 में। ओके, नाउ कुछ कुछ अर्ली स्कूल्स जो है वो कब एस्टैब्लिश करी गई थी, इसको फटाफट से देख लेते हैं। 1715 में सेंट जॉर्ज एंग्लो इंडियन हायर एजुकेशन स्कूल चेन्नई। सो दिस वाज बेसिकली एक असाइलम की तरह ये निकला गया था, एस्टैब्लिश करी गई थी, एंड इट इज recognized as the oldest school in India, जो कि ब्रिटिशर्स ने सेटअप करा था। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन पढ़ाया जाता था एंग्लो इंडियन ऑर्फन्स को एंड बच्चों को, ठीक है, एंड ये रेवरेंड चलाते थे जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज से एसोसिएटेड थे। ओके, देन वी हैव कैलकाटा मद्रासा, जो कि मैंने बोला था वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको सेटअप करा था, ठीक है, एंड ये अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक ओरिएंटल लर्निंग के लिए एस्टैब्लिश करी गई थी। वैसे संस्कृत कॉलेज खुला था जो कि ओरिएंटल एजुकेशन के लिए एस्टैब्लिश करी गई थी। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड वेल्सली टू टीच जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं, सर्वेंट्स को, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को अंग्रेजी में ट्रेन करने के लिए, सॉरी इंडियन लैंग्वेज में ट्रेन करने के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिखाने के लिए करी गई थी। एंड इंडियन लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, उर्दू वगैरह सिखाने के लिए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स को, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स के लिए खुली गई थी ये, टू टीच देम इंडियन लैंग्वेजेस सो दैट दे कैन रूल बेटर। फिर हिंदू कॉलेज सबको पता है 1817 हिंदू कॉलेज, जो कि नाउ प्रेसिडेंसी कॉलेज या प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन चुका है कलकत्ता में। एंड इसमें ये प्रॉपर इंग्लिश एजुकेशन के लिए करी गई थी, क्योंकि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स, अपर कास्ट ब्राह्मण्स, जिन्होंने बोला था कि हमें अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना है, हमें इंस्टीट्यूशन खोल के दो, ठीक है। सो इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश, वेस्टर्न लिटरेचर, साइंस, इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ाना शुरू करा था। राजा राममोहन रॉय वाज इन द फाउंडिंग कमिटी, एंड इसी कॉलेज में हेनरी लुई विवियन, HLV डेरोजियो यूज्ड टू टीच एंड देन वाज फायर्ड। यंग बंगाल मूवमेंट अगर आपको याद हो, ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट BC कॉलेज में शुरू हुआ था, राइट। फिर वी हैव द सेरामपुर कॉलेज, बैप्टिस्ट मिशनरीज ने खोला था, एंड दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देन स्कॉटिश चर्च कॉलेज भी 1830 में खुली गई थी, वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और ये मिशनरी इंस्टीट्यूशंस, काफी मिशनरीज ने ही इनिशियली जो खोली है, सारे मिशनरीज ने ही खोली है, ठीक है। देन वी हैव एल्फिंस्टोन कॉलेज, वेस्टर्न एजुकेशन को आगे लेने के लिए। ना सम की कोट्स, सो मैकॉले ने बोला, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियंस एंड एन इंटेलेक्ट, सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, इंग्लिश एजुकेशन क्रिएटेड अ बार बिटवीन द हाईली एजुकेटेड फ्यू एंड द अनएजुकेटेड मेनी। राजा राव ने बोला, वी कैन नॉट राइट लाइक द इंग्लिश, वी शुड नॉट। सो राजा राव का जो प्रीफेस है टू कांथापुरा, उसमें उन्होंने ये डिबेट के बारे में लिखा है कि एज इंडियंस हमें अपने लैंग्वेज में लिखना चाहिए या इंग्लिश में लिखना चाहिए, ठीक है। सो प्रीफेस टू कांथापुरा से है ये, यू कैन रीड इट इफ यू वांट, उसमें से क्वेश्चन एक बार आया था। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द की कोटेशंस। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट in the comment section.
आपका होमवर्क है, व्हाट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813? Okay, what was the Charter Act of 1813? Okay, and what has and what who is Meenakshi Mukherjee? Who is Meenakshi Mukherjee? And उनके कौन से दो essays है? Divided by a common language, divided by a common language, and anxiety of divided by a common language, and the anxiety of Indianness क्या है? What is this about? इसमें से एक ही बार शायद क्वेश्चन आया है, बट आई वुड स्टिल वांट यू टू एक्सप्लोर इट. सो इन केस आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अभी तुरंत इसको स्कैन करिए और ज्वाइन करिए. यू कैन टॉक टू मी वंस यू कनेक्ट थ्रू दिस ग्रुप. आप ये ज्वाइन कर लेते, फिर आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं. मैं रिस्पॉन्ड भी करती हूँ, थोड़ा लेट करती हूँ पर करती हूँ. इफ यू वांट द नोट्स, आपको फ्री बैच सिलेक्ट करना है, एनरोल करना है, राइट, एंड देन यू विल गेट द नोट्स इन दिस फॉर्मेट. यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. फ्रॉम हियर यू कैन डाउनलोड इट. ओके, सो समरी में वी टॉक्ड अबाउट एंट्री ऑफ ब्रिटिश, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट का डिबेट, राइट. देन चार्ल्स ग्रांट का ट्रीटाइज से शुरू करा हमने, फिर हाँ सॉरी राजा राममोहन रॉय का लेटर टू लॉर्ड एमहर्स्ट, फिर चार्ल्स ग्रांट का ट्रीटाइज, दिस इज 1723, राइट. देन 1792, then Macaulay's Minutes, William Bentinck's Resolution, Wood's Dispatch, Abbott Commission, Radhakrishnan Commission, Wardha Scheme, ठीक है, etc. I'm not going to write everything. बाबू इंग्लिश, बटलर इंग्लिश. अच्छा, एक चीज और, ब्रज कचरू का 3 सर्कल्स ऑफ लैंग्वेज भी आपको देखना है. यहाँ पे मैं ऐड करना, एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली मैं बताना भूल गई. ब्रज कचरू का 3 सर्कल्स जो मॉडल है, बहुत इजी है वैसे. आई कैन जस्ट टेल इट टू यू इन वन सर्कल बना के ही मैं कर सकती हूँ एक्चुअली. सो ब्रज कचरू कहते हैं, सॉरी, this is the inner circle, then there is a middle circle and there is an outer circle. I'm sorry, I'm very bad with drawing. ठीक है, please do not mind it. तो वो कह रहे हैं inner circle English language के 3 circles है ना, ब्रज कचरू के 3 circles of English language, 3 circles of English language. तो इसी के अंदर वी हैव, दिस इज द इनर सर्कल, है ना. इनर सर्कल के अंदर जो नेटिव लोग हैं, जैसे यूके है, यूएसए है, जो ओरिजिनल स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, ठीक है, वो लोग आते हैं. जो ओरिजिनल स्पीकर्स है वो आते हैं, ठीक है. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो लोग ओरिजिनल स्पीकर्स हैं, जहां पे इंग्लिश इज लाइक द प्राइमरी लैंग्वेज, द फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, ठीक है. देन वी हैव आउटर सर्कल, इनर सर्कल, देन आउटर सर्कल, ठीक है. आउटर सर्कल के अंदर वी हैव द एक्स कॉलोनीज, दिस इज द इनर सर्कल, देन दिस इज द आउटर सर्कल, दिस इज द आउटर सर्कल, एंड दिस इज द, and this one is the expanding circle, this one is the expanding circle.
आउटर सर्कल क्या है? जो तुम्हारे एक्स कॉलोनीज हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, काफी सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इंडिया जो है वो भी इसी सर्कल में आता है, ठीक है। इंडिया जो है वो भी इसी सर्कल में आता है, जो कि लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ठीक है। दे आर द पीपल हु आर who are learning this as a second language, ex colonies mostly, ठीक है। एक्स कॉलोनीज कम अंडर दिस, सेकेंड लैंग्वेज की तरह इसको सीख रहे हैं। जिन कंट्रीज में इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस में भी है। सो काफी सारे साउथ एशियन कंट्रीज लाइक थाईलैंड वगैरह, जो एक्स कॉलोनीज है, वियतनाम, थाईलैंड ना। एक्सपैंडिंग सर्कल क्या है? एक्सपैंडिंग सर्कल में वी हैव चाइना, रशिया, जापान, जिनके लिए दे आर जस्ट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। रशिया एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप में भी काफी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इसको सीख रहे हैं एक्सपैंडिंग सर्कल में। दे आर लर्निंग दैट लैंग्वेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। दे आर लर्निंग दैट लैंग्वेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज की तरह पढ़ा जाता है। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ा जाता है। यहाँ पे जो इंग्लिश है वो फर्स्ट लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज है, यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज है, यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज है। एंड एक्सपैंडिंग में इट इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। दैट इज व्हाट इज ब्रज कचरू's 3 सर्कल्स ऑफ इंग्लिश। ओके, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।